हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बीजिंग दौरे पर घर में ही घिर गए नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली, जिसके बाद पुष्प कमल दहल ने भारत से रिश्ते पर जमकर सुना दी खरी खोटी। तो वहीं रशिया ने भारत को ऑफर कर दिया अपना सबसे शक्तिशाली बॉम्बर। चीन पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचकर उनकी निकाल सकता है हेकड़ी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर खालिस्तानी हद पार करते दिखाई दे रहे हैं, इस बार इन्होंने ऐसी हरकत कर दी है दोस्तों कि अब भारत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम देश कनाडा को खरी खोटी सुनाने वाला है। बताएंगे इस बार क्या किया है इन खालिस्तानियों ने, तो सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बीजिंग दौरे पर घर में घिर गए नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल ने भारत से रिश्तों पर जमकर सुना दी केपी शर्मा ओली को। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दिसंबर में होने वाले दौरे को लेकर विपक्ष के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उनकी आलोचना की है। पूर्व पीएम दहल ने ओली पर चीन कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए कह दिया है कि सरकार विदेश नीति में संतुलन बनाने में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि ओली की नीतियों की वजह से भारत नेपाल के संबंधों में तनाव है और सीमा विवाद के फिर से भड़कने का खतरा है। द हिंदू के साथ इंटरव्यू में नेपाल के सीनियर राजनेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ये बातें कही हैं। दहल ने कहा कि मैंने अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत नेपाल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान हम कई महत्वपूर्ण समझौतों पर पहुंचे जो दूरगामी थी। मुझे लगता है कि मेरी सरकार के हटने के बाद नेपाल में जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है। ओली की नीतियां सही दिशा में नहीं है। जी हाँ, केपी शर्मा ओली को भारत से न्योता न मिलने और उनके चीन जाने के सवाल पर प्रचंड ने द हिंदू से कहा कि ये ओली के नेतृत्व वाली सरकार की अपरिपक्वता को दिखाता है। उन्हें दोनों पड़ोसी यानी भारत और चीन के साथ संबंधों को साधने में ज्यादा परिपक्वता दिखानी चाहिए। केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा से मुझे लगता है कि वो चीन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ओली को चीन जाने से पहले भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकार करना चाहिए था। दोस्तों, दहल ने कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मुद्दे पर भारत और नेपाल ने पिछले साल ऐतिहासिक समझौते किए थे। हम पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट पर भी डील फाइनल करने के करीब पहुंच चुके थे। दहल ने कहा कि मौजूदा स्थिति में कुछ सकारात्मक होने की बजाय डर है कि सीमा मुद्दे यानी कि सुस्ता काला पानी लिम्पिया अधूरा फिर से परेशानी का सबब बन सकते हैं। मुझे लगता है कि नेपाल सरकार को सावधानी से आगे बढ़ते हुए संबंधों को सुधारने और मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों एक परिपक्वता दिखाया है पुष्प कमल दहल ने और केपी शर्मा ओली को सलाह दे दी है, सुझाव दे दिया है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ कर तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, नेपाल को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। इसीलिए रिश्ता हमेशा से बराबर ही रखना पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें, रशिया ने भारत को ऑफर किया अपना सबसे शक्तिशाली बॉम्बर TU-160। चीन पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच सकता है ये। जी हाँ, चीन का हर एक शहर इसकी रेंज में होगा। परमाणु हथियार दागने में भी ये हर तरीके से सक्षम है। बता दें, भारत के लड़ाकू बेड़े में एक भी बम वर्षक विमान नहीं है, लेकिन भारत का दशकों पुराना दोस्त रूस उसे अपना सबसे एडवांस बॉम्बर TU-160 देने की पेशकश कर रहा है। व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाने वाला रशिया का यह विमान अपनी पेलोड क्षमता, लंबी रेंज और स्पीड की वजह से दुनिया के सबसे एडवांस बॉम्बर्स में से एक गिना जाता है। भारत लंबे समय में अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उपाय खोज रहा है, जिसमें लंबी दूरी के बॉम्बर को भी शामिल करना शामिल है। ऐसी चर्चा है कि भारत रशिया के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ऐसे में आपके हिसाब से दोस्तों क्या आंख मूंद करके भारत को ये सबसे शक्तिशाली बॉम्बर खरीद लेना चाहिए रशिया से या नहीं, बताना मत भूलेगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर बता दें, खालिस्तानी अब पार कर रहे हैं हदें, कह रहे हैं कि अब कनाडा हमारा है, यहाँ के गोरे इंग्लैंड जाएं। जी हाँ, कनाडा में गोरे लोगों को निशाना बनाने लगे हैं खालिस्तानी। कह रहे हैं यूरोप या इजराइल भागो यहाँ से, लेकिन ये इंग्लैंड तुम्हारा नहीं है। जी हाँ, इंग्लैंड हमारा है। बता दें, भारत कनाडा के रिश्तों में जहर घोलने के बाद अब खालिस्तानियों ने कनाडा के लोगों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कनाडा की सड़कों पर नगर कीर्तन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खालिस्तान समर्थक सारी हदें पार करते हुए कनाडा के लोगों को आक्रमणकारी कहते हैं और उनसे इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने की बात करते नजर आ रहे हैं। जुलूस में कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है कि ये कनाडा है, ये हमारा अपना देश है, आप वापस जाओ। वहीं भारतीय सूत्रों ने इस घटना को कनाडा में इन दिनों आम घटना बताते हुए कह दिया है कि खालिस्तानी धीरे धीरे देश के सभी पहलुओं, देश के सभी कोनों पर कब्जा कर रहे हैं। उसने लिखा कि खालिस्तानी
सर्रे में मार्च करते हैं और दावा करते हैं कि हम कनाडा के मालिक हैं और गोरे लोगों को यूरोप और इजराइल वापस चले जाना चाहिए। हम इन लोगों को अपनी विदेश नीति बनाने का अधिकार दे रहे हैं क्या? दोस्तों बता दें, ये वीडियो 4 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो कि कनाडा में रह करके खालिस्तानी कनाडा के लोगों को ही चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। क्या अब भी ट्रूडो की सरकार चुप बैठेगी? क्या अब अमेरिका भी इसमें हस्तक्षेप करेगा? जो भी होगा दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। और सामने लाइक का बटन है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज दबा दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही साथ बता दें, डोमिनिका ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा। कोरोना काल में भारत ने की थी मदद। जी हाँ, डोमिनिका के प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देना चाहते हैं। 70,000 वैक्सीन भेजी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में। डोमिनिका की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके देश की मदद करने के लिए और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। इसके लिए डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर पीएम मोदी को दिया जाएगा। डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में कहा है कि यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को मिले भारतीय समर्थन के प्रति कृतज्ञता और दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के प्रतीक के रूप में दिया जाएगा। जी ऐसे में कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, अमृतसर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ जत्था 763 यात्रियों को ही मिल पाया वीजा। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाएंगे वहां जाकर। बता दें, भारतीय सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश उत्सव पर्व को मनाने के लिए गुरुवार को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। ये जत्था 10 दिन बाद 23 नवंबर को भारत लौटेगा। पंजाब समेत भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए 763 श्रद्धालु सतनाम वाहेगुरु के जयकारों के बीच रवाना हुए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सरदार प्रताप सिंह ने बताया कि 2244 तीर्थ यात्रियों के पासपोर्ट दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को भेजे गए थे, जिनमें से दूतावास ने 763 तीर्थ यात्रियों का वीजा ही जारी किया। उन्होंने कहा कि दूतावास की ओर से 1481 तीर्थ यात्रियों को वीजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों का वीजा रद्द किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जत्थे का नेतृत्व शिरोमणि कमेटी के सदस्य ने गुरनाम सिंह जसल कर रहे हैं, जबकि जत्थे के उप नेता शिरोमणि कमेटी के सदस्य बीबी शरणजीत कौर और जनरल मैनेजर के तौर पर प्रभारी पलविंदर सिंह और गुरमीत सिंह है। साथ ही साथ बता दें, आखिर किस बात पर भारत के साथ खड़े हुए चीन और पाकिस्तान जिद पर अड़ गए अमीर देशों के सामने क्या है मुद्दा? बता दें, बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही दुश्मनी देखने को मिलती रही है, लेकिन जब बात जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई की लागत की बात आती है तो दोनों देश एक पाले में खड़े हो जाते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस यानी COP29 में भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विकसित देशों से खरबों डॉलर की मांग की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। बुधवार को COP29 में वित्त पर संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि भारत के नेतृत्व में एशिया के कुछ देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए 4 खरब डॉलर की आवश्यकता है। एशियाई देश भारत, पाकिस्तान हाल के सालों में जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित हुए हैं। ये देश विकसित देशों पर एक महत्वाकांक्षी जलवायु फाइनेंस पैकेज यानी न्यू क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज NCFG के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसे चीन का समर्थन भी हासिल है। विकासशील देश चाहते हैं कि ये पैकेज रियायती हो और उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता हो। विकासशील देशों की मांग है कि पैकेज जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति को कवर करता हो। और ये मुद्दा है दोस्तों जिसमें पहली बार इस बात पर भारत के साथ खड़े हुए हैं चीन और पाकिस्तान। साथ ही साथ बता दें, ट्रंप ने फिर एक बार चौंका दिया। पहली हिंदू तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बना दिया। दोस्तों कौन है ये तुलसी गैबोर्ड? बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टीम के चुनाव पर दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने पूर्व डेमोक्रेटिक सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी DNI के पद के लिए नामांकित किया। गबार्ड, जिन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लिया था, अब अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल चुकी है और उनके करियर ने दोनों राजनीतिक पार्टियों से समर्थन पाया है। इस नए पद पर गबार्ड अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की देखरेख करेंगी। गबार्ड के इस महत्वपूर्ण खुफिया पद पर रहते हुए ट्रंप की कैबिनेट संभवतः वर्तमान संघर्षों को कम करने और पारंपरिक नीतियों में बदलाव की ओर बढ़ सकती है। गबार्ड के विचार अमेरिका की पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार को बढ़ावा दे सकते हैं और अमेरिकी विदेश नीति में एक नई दिशा ला सकते हैं। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, भारतीय राजदूत क्वात्रा ने कई अमेरिकी सांसदों से की मुलाकात, द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। दोस्तों, भारत के अमेरिकी राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में कई अमेरिका के नेताओं से मुलाकात की। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक
वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा की। तो वहीं ट्रंप का एक और शॉकिंग फैसला, विवादास्पद मैट गेट्स को चुना अटॉर्नी जनरल। तो रिपब्लिकन नेताओं ने जता दी नाराजगी। दरअसल क्या रहा नाराजगी का कारण बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पद के लिए फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य मैट गेट्स को नामांकित किया है, जिससे वॉशिंगटन डीसी में हलचल मच गई है। ट्रंप की इस नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया है और ये स्पष्ट संदेश देती है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता के परंपरागत ढांचे को चुनौती देने का इरादा रखते हैं। मैट गेट्स अपने विवादास्पद बयानों और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। 2018 में उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन में एक विवादास्पद शख्स को बुलाया था और बंदूक नियंत्रण पर अपनी राय से असहमत लोगों को सुनवाई से बाहर करने की कोशिश की थी। उनकी तीखी शैली ने उन्हें कई दुश्मन बना दिए हैं, जिनमें कुछ रिपब्लिकन भी शामिल है। ट्रंप की यह नियुक्ति ये दर्शाती है कि उनका अगला प्रशासन उनके प्रति निष्ठावान लोगों से भरा होगा। कई रिपब्लिकन नेताओं ने गेट्स को उसकी नियुक्ति पर नाराजगी जताई है। अलास्का की सीनेटर लिसा मोर्कोवस्की ने कहा कि उन्हें यह नामांकन अप्रत्याशित लगा और भी कई नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं बता दें, श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। राष्ट्रवादी की पार्टी की जीत का अनुमान। दिशा नाइके ने संविधान बदलने का किया वादा। दोस्तों, श्रीलंका में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। संसद की 225 सीटों के लिए 1,70,00,000 लोग वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग 7 बजे शुरू हुई और जो कि शाम 4 बजे तक कंप्लीट हो चुकी है। संसद में जीत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटों की आवश्यकता होती है। श्रीलंका में अगस्त 2020 में संसदीय चुनाव हुए थे। ऐसे में नए चुनाव अगले साल होने थे, लेकिन इसी साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अनुरा कुमारा दिशा नाइके ने संसद को भंग कर दिया था। राष्ट्रपति दिशा नाइके इस चुनाव में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जनता विमुक्ति पैरामुना यानी जेवीपी पार्टी की ज्यादातर नीतियों को संसद में मंजूरी मिल सके। जेवीपी नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी का गठबंधन हिस्सा है, लेकिन संसद में इस पार्टी के सिर्फ 3 सांसद ही हैं। जी हां, चुनावी जानकारों के मुताबिक दिशा नाइके की पार्टी इस चुनाव में जीत सकती है। पिछले कुछ दशकों से श्रीलंका की राजनीति पर हावी रहे राजपक्षे भाइयों में से कोई भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। जी हां, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर फिर एक बार कांग्रेसी राहुल गांधी पीएम मोदी पर पलटवार करते नजर आए हैं। कह दिया कि संविधान उन्हें खाली लगता है क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा नहीं है। बता दें, पीएम मोदी को संविधान की सीख देने की बात करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राहुल गांधी पर कोरा संविधान दिखाने के आरोप पर पलटवार करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को संविधान कोरा लगता है यानी ब्लैंक लगता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। राहुल गांधी ने आज चुनावी राज्य महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जनसभाओं में संविधान दिखाता हूं जो खोखला है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक सार्वजनिक सभा में ये बात कही। ऐसे में दोस्तों, ऐसा लगता है कि विपक्ष खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी सरकार को ही घेरने के लिए सभाएं करती है, जबकि अपने मुद्दों से भटक जाती है। लोगों को अपनी नीतियों को बताने के बजाय कांग्रेसी पीएम मोदी पर ही पलटवार करने लगते हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में राहुल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, जो पीएम मोदी को संविधान का ज्ञान नहीं है जैसी बातें कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रयागराज में छात्रों की बहुत बड़ी कामयाबी, आरओ की परीक्षा स्थगित, अब एक शिफ्ट में होगा पेपर। दोस्तों, प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। यूपी पीएससी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली है। अब पीसीएस और आरओ या एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में छात्र सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट्स की मांग सीएम योगी ने संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री योगी जी की पहल पर ही यूपी पीएससी ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का।